नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सेडिशन लॉ या राजद्रोह का जो कानून है, उसके ऊपर जो लॉ कमीशन की हाल में एक रिपोर्ट आई और उन्होंने इससे रिपील करने या इसे ख़त्म करने से मना कर दिया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो सेक्शन 124 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड ये संबंधित है राजद्रोह या सेडिशन के साथ में। इसका हिंदी में सही अनुवाद राजद्रोह है, लेकिन पॉपुलरली जो मीडिया है या सामान्यतः इसका जो शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है वो है देशद्रोह। तो इसके क्या असर होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी ये धारा क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा, अब वो शब्द लिखे हुए भी हो सकते हैं या बोले हुए भी हो सकते हैं, या फिर किसी तरह का कोई इशारा या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और ये सब जो शब्द हैं, ये जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसे, उसके खिलाफ नफरत, उसे ओवरथ्रो करना या उसका कंटेम्प्ट करना, उसकी अवमानना करना, ऐसा कोई कृत्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे सेडिशन या राजद्रोह के कानून के अंतर्गत उसका ट्रायल चलाया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी, जो कि हो सकती है उम्र कैद या 3 साल की सजा। तो ये जो आईपीसी की धारा 124 ए जो कि सेडिशन या राजद्रोह से संबंधित है, उसका एक मोटा मोटा अर्थ है। अब इस धारा की थोड़ी सी इतिहास देख लेते हैं हम। ये धारा इंडियन पीनल कोड के अंदर दर्ज है, लेकिन ये धारा मूल जब ये इंडियन पीनल कोड बना था 1860 में, तब उसमें दर्ज नहीं थी। ये बाद में जोड़ी गई 1870 में। तो 1870 में जो सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, उसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ये जो इंडियन पीनल कोड है आप जानते हैं कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक कोड है जिसके माध्यम से मुकदमे चलाए जाते थे और कानून का पालन करवाया जाता था। तो 1870 में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने उसके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था, लोग अपनी जो प्रतिक्रिया देते थे, उसे दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए सरकार ने सेडिशन या राजद्रोह की जो धारा 124 ए है, इसे इसमें शामिल किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो जो इंडियन नेशनल्स थे, भारतीय जो लोग थे जो कि सरकार के खिलाफ मुखर होकर उसकी आलोचना करते थे, उसकी नीतियों का वो क्रिटिसिज्म करते थे, तो इससे नाखुश होकर ब्रिटिश सरकार ने इसे एक क्रिमिनल एक्ट बनाया और धारा जोड़ी सेक्शन 124। इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, लेकिन कुछ प्रमुख मामले या चर्चित मामले जिसमें बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, इन्हें भी इस धारा के अंतर्गत मुकदमा इन पर चलाया गया और इन्हें सजाएं दी गई। अब ये जो धारा है, भारत की आज़ादी के बाद ऐसी आवाज़ उठी कि इस धारा को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश ने भारतीयों को दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए ये धारा जोड़ी थी, जिसके तहत उन्हें सजाएं दी जाती थी और उनके मुंह को बंद किया जाता था। तो इसमें और भी कुछ बातें हम देख लेते हैं। जैसे 2014 में, ये एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2014 में 47 मामले दर्ज किए गए सेडिशन या राजद्रोह के, और 2019 में लगभग 93 या 93 मामले दर्ज किए गए राजद्रोह के अपराध के अंतर्गत। लेकिन इसमें जो कन्विक्शन रेट है, मतलब सजा कितने लोगों को मिली, तो वो सिर्फ 3% है। मतलब अगर 100 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें बुक किया गया अंडर सेक्शन 124 ए, तो लगभग सिर्फ 3 लोगों को ही सजा मिली। तो ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान किसी व्यक्ति का होता है वो उसकी सोशल इमेज का होता है। अगर किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा, जिसे पॉपुलरली मीडिया या आम बोलचाल में देशद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो अगर किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, जो कि बहुत ही संगीन आरोप होता है, लेकिन उसमें बाद में जाकर वो कोर्ट से बरी हो जाए, तो उसका जो नुकसान है, जो सामाजिक
उसकी जो छवि है वो तो बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, क्योंकि वो बाद में जो बरी होगा उसकी खबर उतनी पॉपुलर तरीके से नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि उस समय उसकी वैल्यू या उसका व्यूअरशिप उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। शुरुआत में जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तब उसे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर और जोर शोर से उठाया जाता है, तो उसकी जो सामाजिक इमेज होती है व्यक्ति की वो खत्म हो जाती है, वो उसे बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए मांग उठती रहती है कि इस धारा को समाप्त किया जाए। ये धारा एक तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे उस पर रोक लगाती है, या जो कॉलोनियल इरा है यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके दौर में जो भारतीयों का दमन करने के लिए इस धारा को लाया गया था, इस अपराध को शामिल किया गया था, उसकी अब जरूरत नहीं है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ तर्क देख लेते हैं जो सेक्शन 124 ए के सपोर्ट में, इसके समर्थन में दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ये धारा है 124 ए, ये भारत की जो इंटीग्रिटी है और टेररिस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मुकाबला करने के लिए, उन्हें दूर रखने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, विधि द्वारा स्थापित जो सरकार है, उसे किसी भी इलीगल तरीके से हटाने से बचाने के लिए ये धारा एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो अधिकार है आर्टिकल 19 में, उसका भी भाई कई बार मिसयूज देखने को मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। तो जो सरकारें हैं वो स्टेबल तरीके से काम कर सकें और उन्हें किसी तरह का खतरा ना महसूस हो, इसलिए इस धारा का होना ज़रूरी है। और भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर माओइस्ट और ऐसे तत्व सक्रिय रहते हैं जो कि सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार के प्रति नफरत से भरे हुए और वायलेंस का सहारा लेने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो उन लोगों का मुकाबला करने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए और राज्य को स्थायित्व देने के लिए ये धारा जरूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे तर्क हैं जो सेक्शन 124 ए के खिलाफ जाती हैं, इसके अगेंस्ट में हैं। तो कुछ जो हमारा इतिहास है उसमें से ही एक दो बातें कोट की जाती हैं, जैसे जो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बाल गंगाधर तिलक थे, इन्हें इस धारा के अंतर्गत बुक किया गया, उन्हें सजाएं दी गई। तो ये कहीं ना कहीं जो लिबर्टी है, जो इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम और जो डेमोक्रेसी के अंदर नागरिक के जो अधिकार हैं उस पर ये रोक लगाती है। तो इसलिए इस धारा को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही ये तर्क दिया जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने की जो आज़ादी है, ये उस पर रोक लगाती है। तो इसलिए इस धारा का अब अस्तित्व नहीं है, इसका रेलेवेंस नहीं है, इसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंतर्गत जो जनता है उसके द्वारा राज्य का जो क्रिटिसिज्म या उसकी आलोचना किया जाना, ये उसका नेचुरल फैक्टर है, उसकी विशेषता है। तो इस विशेषता, इस अधिकार को लोगों के को प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो धारा है कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाती है, इसलिए इस धारा को समाप्त कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार थी जो इस धारा को लेकर आए थे, वो कहीं ना कहीं दमनकारी एटीट्यूड रखते थे और लोगों का दमन करना चाहते थे। और अब भारत चूंकि स्वतंत्र हो चुका है तो अब इस धारा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल विपक्षी लोग होते हैं, राजनीतिक रूप से जो विपक्षी लोग होते हैं, उनके द्वारा जो डिसेंट है, जो क्रिटिसिज्म है, जो आपत्तियां या सवाल उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रोकने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए भी इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फेमस केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1962 के अंदर ये केस कंक्लूड हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको अपहोल्ड किया था, यानी इसे ठीक पाया था और इसको खत्म नहीं किया गया था। और ये तर्क दिया कि जो राज्य है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि उससे खत्म करने वाली जो शक्तियां हैं, उसके खिलाफ कार्य करने वाली जो शक्तियां हैं, उनके ऊपर एक अंकुश लगाने के लिए इस धारा की आवश्यकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन दी कि कोई भी व्यक्ति जब अपने शब्दों के माध्यम से, चाहे वो लिखित हो
या वो बोलकर उन शब्दों को प्रदर्शित कर रहा है, उन शब्दों के असर के रूप में हिंसा या नफरत का पूरा माहौल बनना चाहिए। किसी ने सिर्फ कुछ कह दिया, उसके आधार पर उस पर सेडिशन लगा दो, तो ये उपयुक्त नहीं है। उसके कहने के बाद एक व्यापक हिंसा अगर देखने में आती है तो राजद्रोह का जो आरोप है वो और मुकदमा है वो चलाया जाना चाहिए। लेकिन जस्ट किसी ने कुछ कहा राजद्रोह, उससे कोई हिंसा नहीं हुई, उसका कोई असर नहीं पड़ा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उस मामले में इस धारा का उपयोग करना उचित नहीं है। 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो धारा 124 ए के अंतर्गत जो मामले चल रहे थे, या उन्होंने ये भी कहा कि अब कुछ समय के लिए ये जो धारा है 124 ए, इसे सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें कोई ट्रायल नहीं चलेगा, कोई मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उनका उद्देश्य था कि जो सरकार है वो इस धारा का रिव्यू करे और ये बताए कि इस धारा को अस्तित्व में रखना है या इसमें कुछ बदलाव करना है। इसके ऊपर कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से चाहा था। तो लेकिन इसके बाद भी ऐसी खबरें और इनपुट सुप्रीम कोर्ट को मिलते रहे कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो इस धारा के अंतर्गत मामलों को सुन रहे हैं, पुलिस और अथॉरिटीज़ जो हैं वो मामले दर्ज भी कर रहे हैं। तो इसलिए लॉ कमीशन, जिन्होंने हाल ही में इस पर एक रिपोर्ट सौंपी है धारा 124 ए के तहत, कि इस जो सेक्शन है, इस जो धारा है, इसे बनाए, इसे बरकरार रखना है। और उन्होंने हालांकि कुछ इसमें टिप्पणियां की हैं कि कुछ इसमें सुधार या परिवर्तन किए जाने चाहिए, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो लॉ कमीशन जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी होती है। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका गठन समय समय पर सरकारें करती रहती हैं। तो वर्तमान में 22वां लॉ कमीशन कार्य कर रहा है, जिसके जो चेयरमैन हैं वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। और इन्होंने जो 279 जो रिपोर्ट है ये सौंपी है, जिसके अंदर सेक्शन 124 ए के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। तो बेसिकली जो लॉ कमीशन है इसका प्रमुख कार्य होता है लीगल रिफॉर्म्स। वे कानून जो अभी अस्तित्व में हैं लेकिन आगे उनका अस्तित्व बना रहेगा या नहीं रहेगा, समय के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन होना चाहिए या उन्हें खत्म होना चाहिए। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो लॉ कमीशन सरकार को सौंपता है। ये कार्य वो अपनी एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से करता है, वो इसकी जांच करता है, पूरी उसकी तह तक जाता है और उसके बाद ये रिकमेंडेशन करता है सरकार को कि इस कानून में कोई सुधार की ज़रूरत है या बदलाव की ज़रूरत है या इसे अभी बरकरार रखा जाए। तो लॉ कमीशन ने जो सेक्शन 124 ए है इसे बरकरार रखने की अनुशंसा की है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो कुछ रिकमेंडेशन हम देख लेते हैं लॉ कमीशन की सेक्शन 124 ए के बारे में। इन्होंने कहा है कि जो भी राजद्रोह का मामला होगा उसके ऊपर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। पहले एक इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर एक प्राथमिक जांच करेगा, उसके बाद सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो निर्णय करेंगे कि राजद्रोह का मामला दर्ज करना है या नहीं करना है। उसके बाद जो पनिशमेंट है उसे बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। 3 वर्ष से 7 वर्ष जो सजा है उसे बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। इसके बाद इन्होंने जो राजद्रोह की परिभाषा है उसके अंदर कुछ और शब्दों का समावेश करने की अनुशंसा की है, जिसमें टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस एंड कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। तो इसमें अगर ये अंदेशा है कि किसी व्यक्ति के शब्दों से एक पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, वायलेंस कॉज हो सकती है, तब भी उस मामले में मुकदमा चलाने की अनुशंसा की जा सकती है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन हैं जो लॉ कमीशन ने की हैं। इसके साथ ही लॉ कमीशन ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि क्यों इस धारा को अभी अस्तित्व में रहना चाहिए, इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए और इसकी अभी ज़रूरत है भारतवर्ष के अंदर। उसके लिए कुछ कारण जो लॉ कमीशन ने दिए हैं। पहला है कि जो देश की सुरक्षा है उसे बनाए रखने के लिए और जो एंटी नेशनल तत्व होते हैं, रेडिकल तत्व होते हैं, अलगाववादी तत्व होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये धारा अभी भी
प्रासंगिक है, इसकी ज़रूरत है। दूसरा, जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मामला है और लोगों के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि ये जो धारा है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाती है, तो वैसे भी अनुच्छेद 19(2) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन की बात की गई है। तो उन्हीं निर्बंधनों जो कि पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस और पब्लिक जो पीस एंड हार्मनी है, उसके आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये भी धारा जो सेक्शन 124 है, ये भी कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर पब्लिक ऑर्डर है उसे बनाए रखने में ही मदद करती है। उसके बाद कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि जब एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जैसे कानून हैं, तो फिर इस धारा की सेक्शन 124 की क्या ज़रूरत है। तो लॉ कमीशन का इसमें कहना है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं और उनके अंदर जो पनिशमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और वे कानून किसी और समस्या का हल करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये जो सेक्शन 124 है, ये एक ख़ास तरीके से राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो नफ़रत और उसे ओवरथ्रो करने की जो कोशिश की जाती है, उसकी दवाई के लिए ये धारा उपयोग में लाई जाएगी। उसके बाद जो एक तर्क दिया जाता है कि ये कॉलोनियल लिगेसी है, यानी जो ब्रिटिश सरकार का भारत के ऊपर शासन था और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो लोग थे, उन्होंने इस धारा को शामिल किया था। तो ऐसे तो पूरा का पूरा इंडियन पीनल कोड भी कॉलोनियल लिगेसी है और भी कई बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश सरकार के राज के दौरान बनाई गई थी, लेकिन वो अभी भी अस्तित्व में है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तर्क कहीं उचित नहीं है कि ये ब्रिटिश सरकार से जुड़ी हुई है या कॉलोनियल लिगेसी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे ख़त्म कर देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उसकी प्रासंगिकता क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। भारत में जो स्थिति है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उससे देखते हुए किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है, उसके आधार पर हमें देखना होगा। उसके बाद एक तर्क दिया जाता है कि कई देश, और इसमें ब्रिटेन भी शामिल है, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, कि उसने भी अपने यहाँ जो सेडिशन लॉ था, राजद्रोह कानून था, उसे ख़त्म कर दिया। तो भारत में इसे क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी लॉ कमीशन का ये कहना है कि दूसरे देशों ने भले ही इस कानून को ख़त्म कर दिया हो, लेकिन उन्होंने पैरेलल, उसी के समानांतर ट्रीज़न और कानून ऐसे बना दिए जो कि अर्थ में यही प्रभाव रखते हैं। और भारत के अंदर अभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है और नफ़रत का जो माहौल एक बनाया जाता है, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हों या नॉन स्टेट एक्टर्स हों, जो भारत के अंदर ऐसे तत्व जो भारत की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ एक नफ़रती माहौल बनाना चाहते हैं, उन्हें दूर रखने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की धारा की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि डिसेंट, डिसएग्रीमेंट या आलोचना, सरकार की आलोचना करना, उसकी नीतियों पर सवाल उठाना, ये राजद्रोह में बिल्कुल नहीं आता है। और इसीलिए बहुत सारे जो मामले दर्ज होते हैं उसमें कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जब वो मामले पहुंचते हैं तो वे राजद्रोह के मामले बनते ही नहीं हैं। तो बहुत ही कम लोगों को सज़ा मिलती है, लेकिन उससे पहले उनका नुकसान, जो सामाजिक छवि पर चोट पहुंचना, उसके ऊपर एक स्पॉट लगना, जो उसकी सोशल लाइफ है व्यक्ति की, उसके ऊपर एक नुकसान हो चुका होता है। तो ये एक विषय था जिस पर हमने छोटी सी बात की। आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषयों पर बात करते रहेंगे। थैंक यू।